गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिमांड चैप्टर डिमांड चैप्टर में लास्ट लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, और लगभग सभी कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपको सिर्फ एक जो चीज़ बची है वो बता दूंगा, और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आईएमपी क्वेश्चंस एमपी बोर्ड के हिसाब से भी मैं आप लोगों को आज बता दूंगा। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है डिमांड में। इसके आगे जो आएगा वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा, मतलब वो डिमांड यूनिट से ही नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसको हम सिंपल कहेंगे डिमांड। ठीक, तो हम लोग पढ़ चुके थे लॉ ऑफ डिमांड। ठीक, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड ये है कि जब प्राइस, ध्यान रखना है यहाँ पर प्राइस के साथ में हमेशा बोलना है, जब प्राइस कम होगी तो कमोडिटी की डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी, एक्सपांड करेगा, राइट, एक्सटेंशन होगा। और यदि प्राइस बढ़ेगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कि प्राइस डिमांड कम होगी। ठीक है, ये क्या था? डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, जिसको हमने किसके साथ देखा था? प्राइस के साथ में रिलेट करा था। ठीक, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन, इसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है जहां पर ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, जहां पर या जिन कमोडिटी पर ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, उसको हम कहेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब बच्चा तो क्या करता है, सर क्वेश्चन है और रट डालेगा, ये यहाँ 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 ये। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर पेपर बाहर से था, आउट ऑफ सिलेबस था, है ना, या बहुत ज्यादा रटने की कोशिश करते हैं, और या तो कई बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं, सर समझ में नहीं आता कि किसका आंसर कहाँ लिखना है। इन सभी समस्याओं की एक ही जड़ है, वो ये कि हम क्वेश्चन को ही नहीं समझना चाहते, हम टॉपिक को समझ ही नहीं पाते। यहाँ ये बोल रहा है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, तो हमने भी पढ़ लिया, हाँ भैया कि लॉ ऑफ डिमांड का ये एक्सेप्शन है। क्या इससे ज्यादा हम कुछ समझ पाए? जितना लिखा है उससे ज्यादा नहीं। तो अब इसको समझो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि साहब, ये देखना यहाँ पर है ना, इसका मतलब है ये लॉ ऑफ डिमांड है क्या, कि प्राइस कम होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है, या प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट। एक्सेप्शन का मतलब है ऐसा नहीं होगा। बात को समझो बहुत सिंपल लैंग्वेज में। एक्सेप्शन का मतलब होगा ऐसा ना होना। सर कैसा ना होना? कि प्राइस कम हो और क्वांटिटी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। प्राइस बढ़े और क्वांटिटी कम हो जाए, ऐसा ना होना ही एक्सेप्शन है। तो सर यदि ऐसा ना हो तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो तो बहुत कुछ भी हो सकता है। जैसे कि प्राइस डाउन होगा और क्वांटिटी में कोई चेंजेस ना आए। ठीक, नहीं हुआ ना लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस डाउन होगी तो क्वांटिटी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। हुई क्या? नहीं हुई, वही है। चलो ये क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। और इसको भी एक्सेप्शन बोलेंगे कि प्राइस डाउन हुई और क्वांटिटी भी डाउन हो जाए। हाँ सर, हाँ, प्राइस डाउन हुई, क्वांटिटी भी डाउन हो गई, ये भी एक्सेप्शन है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो है प्राइस डाउन हुई और क्वांटिटी इंक्रीज हुई। ठीक है, बात समझ में आई? एक्सेप्शन का मतलब कि जो लॉ है वो फॉलो नहीं हो रहा है, और उसमें जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी चेंज हो या ना हो, बस अपोजिट होना चाहिए उसके, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ऐसा कब होता है हम वो देखने जा रहे हैं। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड आर दोज गुड्स whose demand do not increase with fall in price। यदि प्राइस गिरती है तो उनकी डिमांड इंक्रीज नहीं होती। नहीं होती तो क्या होता है?
या तो वो वहीं पर है या वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। और डू नॉट डिक्रीज विथ राइज इन प्राइस, और यदि प्राइस बढ़ता है, कीमत बढ़ती है, तो डिमांड क्या है, डिक्रीज नहीं होती, ठीक। और ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, जिसमें से पहला है गिफिन गुड्स। सर गिफिन गुड्स क्या होता है? गिफिन गुड्स होता है जब अपन ने इंफीरियर गुड्स पढ़ा था, राइट। इंफीरियर गुड्स से भी सस्ता, बहुत ही सस्ता, बहुत ही सस्ता, बहुत ही सस्ता और चिप क्वालिटी का को हम गिफिन गुड्स बोलते हैं, ठीक है। गिफिन गुड्स के बारे में जो ये एक्सेप्शन बताया था वो थे मिस्टर सर रॉबर्ट गिफिन, है ना, जिनका नाम था रॉबर्ट गिफिन। उन्होंने एक चीज बताई थी कि इंफीरियर गुड्स से भी नीचे एक बहुत ही सस्ती चीज और जीवन के लिए जरूरी, कुछ लोगों के लिए जीवन के लिए बहुत जरूरी और सस्ती चीज को हम क्या कहेंगे, गिफिन कहेंगे। उन्होंने अपना ही नाम दे दिया था, ठीक है। इंफीरियर गुड्स से भी सस्ता, मन बोलते ना राशन की दुकान पे जो चावल मिलता है, कौन सा कंट्रोल, गवर्नमेंट सहकारिता, है ना, 2 रुपए किलो, बहुत ही सस्ता और चीप क्वालिटी का, उसको हम क्या कहेंगे, गिफिन गुड्स कहेंगे। अब इसमें लॉ काम नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि आप जब सोचिए एक लेबर, है ना, लेबर या जो कि सोसाइटी में लोअर क्वालिटी, फाइनेंशियली लोअर क्वालिटी, लोअर लेवल पे आते हैं फाइनेंशियली, याद रखना, जिनके पास में पैसा कम है, मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, उनकी जो खाने की चीजें होगी, भोजन की चीजें होगी, वो बहुत सस्ती होगी, राइट। वो सस्ते चावल लेंगे, वो सस्ते गेहूं लेंगे, राइट। इसी को हम क्या कहेंगे, गिफिन। जब इनकी प्राइस बढ़ती है तो जो लेबर होता है ना, वो डर जाता है, वो सोचता है कि अरे इनकी प्राइस बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो, ध्यान देना, वैसे क्या होना चाहिए, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाना चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड। बट यहां पर क्या होगा, वो जो मजदूर है वो क्या होगा, घबरा जाएगा, अरे यार प्राइस डाउन हो रही है, ओ सॉरी प्राइस इंक्रीज हो रही है, ऐसा ना हो कि कल मैं अपने खाने के लिए वो चीज खरीद ना पाऊं, और इसलिए वो क्या करेगा, आज ही बढ़ी हुई प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी परचेस करने की पूरी कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड होता है प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसी को गिफिन गुड्स कहा है और एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड का है, ठीक है। फटाफट देखते हैं, इसमें दम नहीं है, इतना जो मैंने समझाया वही सब कुछ यहाँ लिखा है। दिस स्पेशल टाइप्स ऑफ हाईली इंफीरियर गुड्स, हमने इंफीरियर गुड्स पढ़ा है, तो ये क्या है, हाईली, इन विच एज द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, जिसमें क्या होता है कि प्राइस, जिसकी प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिमांड फॉर द गुड्स आल्सो इंक्रीजेस, डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब कि प्राइस कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। सर एग्जांपल दो, देखो सीधी सी बात है, मजदूर यदि कोई वो 4 रुपए 5 रुपए किलो की कोई चावल खरीद रहा था, है ना, और वो 4 रुपए से 3 रुपए हो गया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा है, वो कल खरीदेगा, आज उतना ही खरीदेगा जितना उसको लग रहा है, प्राइस डाउन होने के साथ में उसको डिमांड बढ़ानी थी तो वो डिमांड नहीं बढ़ाएगा, क्यों, अच्छा है ना, कल और सस्ता हो सकता है, नहीं भी हुआ तो कल खरीद लेंगे, इसमें डर नहीं है ना, इंक्रीज हो रहा था तो डर हो रहा था, इसलिए वो ज्यादा खरीद रहा था। यहाँ पर सेम क्वांटिटी भी रख सकता है, अब सेम क्वांटिटी रख सकता है, इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड तब भी ब्रेक होता है, ठीक। दे एक्सबिट मतलब शो करते हैं अ पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट, मतलब ये जो एग्जांपल, ये जो हमने अभी बात कही, ये क्या शो करता है, पॉजिटिव
प्राइस इफेक्ट मतलब डायरेक्ट रिलेशन। ध्यान रखना एमसीक्यूज बनता है गिवन गुड्स का प्राइस के साथ में डिमांड का क्या कैसा रिलेशन है, हम कहेंगे डायरेक्ट रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगी। ध्यान रखना एमसीक्यूज बनता है। These goods on their name to Sir Robert Giffin, who observed that the factory worker of Britain purchase more of bread when its price increases। ये गिफिन करके जो सर थे, इन्होंने क्या करा, ऑब्जर्व करा, इन्होंने देखा कि जो फैक्ट्री के वर्कर हैं, मजदूर कैटेगरी है, वहां पर ब्रेड खाते हैं लोग, है ना, रोटी नहीं, वो लोग ब्रेड खाते हैं और ब्रेड बहुत जरूरी है, तो ब्रेड सस्ती भी रहती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो वो ब्रेड की डिमांड और बढ़ा देते हैं। बिकॉज द प्राइस ऑफ अदर स्टेपल फूड, दूसरे जो फूड है ना, दैट दे कंज्यूम इंक्रीज सो मच, ठीक, दैट दे फुलफिल ऑल देयर फूड रिक्वायरमेंट बाय कंज्यूमिंग ब्रेड। मतलब वो परचेस, उनकी परचेस से बाहर हैं और वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट उस ब्रेड से पूरी करते हैं, ठीक है, विच वॉज स्टिल रिलेटिवली चीपर, जो कि दूसरे गुड्स के मुकाबले क्या है, सस्ता है, और वो अपनी सारी जरूरत उसी ब्रेड से पूरी करते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, डिमांड को और बढ़ा देते हैं जब प्राइस बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कॉन्स्पिक्यूअस, है ना, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब हो जाएगा विशिष्ट, स्पेशल, ठीक है। इसको हम लग्जरी गुड्स भी बोल सकते हैं, महंगे, है ना, महंगे या स्पेशल गुड्स, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि डायमंड, राइट, या बहुत महंगी कार। बहुत महंगी कार मतलब करोड़ों की जो कारें होती है, 5 करोड़ की कार, है ना। अब जरा सोच के देखना, जो डायमंड खरीदने जा रहा है, ध्यान से सोचना, आज डायमंड खरीदने जाना है, ठीक है, उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा, तो जो जो डायमंड खरीदने वाला है उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो डायमंड खरीदने जा रहा है, करोड़ों रुपए की चीज खरीदने जा रहा है, लाखों रुपए की चीज खरीदने जा रहा है, उसमें थोड़ा प्राइस भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो वो ऐसा तो नहीं ना कि प्लान कैंसिल कर देगा कि नहीं यार अपन बाद में खरीदेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई 50 लाख की चीज के 50,25,000 भी हो गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो खरीद लो, क्योंकि उसकी इनकम जरा समझो, उस लग्जरी चीज को खरीदने वाले की इनकम कितनी होगी, उस पर इसके प्राइस का इंक्रीज डिक्रीज होना इफेक्ट नहीं पड़ता। और साथ में वो चीज ही ऐसी है, वो सोच के गया है कि हाँ मुझे ये खरीदना है, लग्जरी चीज है ना। 5 करोड़ की कार कोई खरीदने गया और पता चला कि नहीं यार इस पे तो 1 लाख रुपए बढ़ गए, तो वो क्या बोलेगा, नहीं यार नहीं खरीदते यार, महंगी हो गई, बोलेगा क्या वो, नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको ही क्या बोलेंगे, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन या लग्जरी आइटम, ठीक है, याद रखना लग्जरी आइटम, ठीक है, महंगी चीजें। द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ कॉस्टली, महंगी, है ना, लग्जरी आइटम सच एज डायमंड। दिस कमोडिटी विल बी डिमांडेड इवन इफ द प्राइस हैव गॉन अप वेरी हाई, प्राइस फिर भी बढ़ता रहेगा तब भी ये खरीदते रहेंगे। द गुड्स आर आल्सो नोन एज वेबलन गुड्स, ध्यान रखना, इसको वेबलन गुड्स भी बोलते हैं, इस टाइप के गुड्स को वेबलन गुड्स भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज बन सकता है, ये एमसीक्यूज बनने के कोई वो नहीं है बेटा, बहुत जगह से बन सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं आप लोगों को एमसीक्यूज भी दूंगा, और भी हैं हमारे पास में जो मैं आपको सेंड करूंगा, उसके अलावा भी और भी हैं, वो नोट्स में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज। इसका मतलब होता है कि एक स्पेशल टाइप की आवश्यकताएं, ठीक है। तो स्पेशल टाइप की नेसेसिटी का मतलब
ये, इसके बिना हम मरेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है ना भाई? नेसेसिटीज का मतलब क्या होता है? वो चीज जो कि हमारे जीने के लिए जरूरी है, इसके बिना हम मरेंगे नहीं, पर फिर भी ये स्पेशल है हमारी लाइफ में, विशेष है, आवश्यकता है, इसकी नेसेसिटी है। तो मॉडर्न लाइफ की जो नेसेसिटीज जो बन गई है, उसी को हमने यहाँ क्या करा है, कहा है कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज। हम मरेंगे तो नहीं इनके बिना, पर ये जरूरी है हमारी लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में। ठीक है, अभी आपने देखा होगा मोबाइल्स जो 10,000 के थे वो 12-13 हजार रुपए में बिक रहे हैं, महंगे हो गए हैं और उसकी डिमांड भी बढ़ गई है। क्या हुआ? लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक हो गया, प्राइस इंक्रीज हुई, डिमांड भी इंक्रीज हो गई, लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक। जबकि प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड क्या होनी थी? कम होनी थी। ठीक है, अब ध्यान देना, एप्पल फोन है ना, एप्पल फोन का प्राइस बढ़ता है, उसकी और डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लोग एप्पल फोन जब मोबाइल, एप्पल आईफोन जब यूज करते हैं तो अपने आप का स्टेटस सिंबल वो शो करते हैं। वो शो करते हैं कि देखो हमारी कैपेसिटी है, हम इतना कमाते हैं कि हम एप्पल फोन यूज करते हैं। केवल मोबाइल को यूज करने के लिए वो लोग एप्पल यूज नहीं करते, वो अपना स्टेटस सिंबल यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जब यूएई में था, मैंने करीबन 15 लाख की घड़ी देखी थी, वॉच, वो हैंड रेस्ट होती ना, 15 लाख की, एक शोरूम में, और उससे भी बड़ी थी। जब पहली वॉच मैंने देखी, उसको मैंने अपने इंडियन टर्म में कैलकुलेट करा, 15 लाख। मैं उस शोरूम से बाहर आ गया। मॉल था बहुत बड़ा, तो उसमें मैं गया था मेरे फ्रेंड के साथ में, मेरा कलीग। तो सर कौन सी कंपनी की थी? अरे यार कंपनी, ये कंपनी तो ध्यान नहीं है, शायद वो थी, उसको रोलेक्स? रोलेक्स, रोलेक्स की थी। तो रोलेक्स की भी है और 2-3 और कंपनी है बड़ी बड़ी। ये क्या करते हैं, ये घड़ी नहीं बेचते बेटा। एक बहुत बढ़िया उसका एक वो है, मैंने कहीं सुना था, कि किसी ने बोल दिया था, वाह यार आपका घड़ियों का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो रोलेक्स के ओनर ने कहा था कि मैं घड़ियां नहीं बेचता हूँ, मैं स्टेटस सिंबल बेचता हूँ। राइट? रोलेक्स की जो घड़ी होगी वो अपने आप में स्टेटस है, कोई टाइम देखने के लिए थोड़ी ना घड़ी ले रहा है। ठीक, तो ये जो लग्जरीज और ये जो नेसेसिटीज, देखो लग्जरी तो ऊपर वाला, ये रोलेक्स कहाँ आ गया? सेकंड पॉइंट है ना, कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन में आ गया। ठीक है, और नेसेसिटीज में क्या आ गया? मोबाइल। मोबाइल चाहिए भैया, एप्पल का जरूरी नहीं है, मोबाइल चाहिए। एप्पल का चाहिए तो वो कौन सा आ गया? सेकंड वाला पॉइंट। ठीक है, और मोबाइल तो चाहिए क्योंकि भैया मोबाइल के बिना तो अब सॉरी जीवन ही बेकार है ना? तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज। ठीक, यहां पर भी क्या हो जाता है बेटा? लॉ ब्रेक हो जाता है। ठीक, वो मैं शोरूम में से बाहर ही आ गया था, वो उन फ्रेंड को बहुत शौक था घड़ियों का, बोले यार चल आशीष देखते हैं। मैं चल गए, पहली कैलकुलेशन करा, मैं पलट, अंदर नहीं जाने का अपन है। हाँ, सीधी सी बात है यार। वहां पर यूएई में इतना मैं बताऊं आपको, सारी लग्जरी आइटम। मैंने बाइक देखी थी यार 20 लाख की, बाइक, बीएमडब्ल्यू की बाइक। क्या बाइक थी यार, गजब। चलिए, इसको आप पढ़ लेंगे, मेरे ख्याल से इसमें दम नहीं है, मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, इग्नोरेंस। सर इग्नोरेंस, हाँ, कंज्यूमर जब किसी चीज के लिए अवेयर नहीं होता है, तब वो क्या कर देता है? लॉ ऑफ डिमांड को ब्रेक कर देता है। मतलब सर कैसे? मतलब कि आप कोई चीज लेने गए, नॉर्मल गुड्स, उसका रेट इंक्रीज हो गया, तो कायदे से आपको क्या करना चाहिए? उसकी डिमांड को कम कर देना चाहिए। पर आपको मालूम ही नहीं है कि इसका रेट इंक्रीज हुआ है। कुछ चीजें होती है ना, जैसे कि पेट्रोल, हम देखते हैं ना, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होता है, 100 रुपए का डलवाना है तो 100 रुपए का डलवाना है हमको, है ना? अब उसका प्राइस 90 है या 80 है, भैया 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो। बहुत से लोग देखते ही नहीं है मीटर की तरफ कि प्राइस कल कितना था और आज कितना था, भैया 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो। इसको कहेंगे इग्नोरेंस।
ठीक है। इफ द कंज्यूमर इज नॉट अवेयर ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब उसका और कोई गुड्स का और सब्स्टिट्यूट का और कोई रेट है या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, वो नहीं जानता। वो तो जानता है कि मुझे पतंजलि का टूथपेस्ट लेके आना है, मतलब वो लेके आना है। अब उस पर 2 रुपए भी बढ़ गए या 4 रुपए भी बढ़ गए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेके आ जाएगा। ठीक है। ही मे परचेस मोर ऑफ कमोडिटी इवन एट हायर प्राइस, और ऐसा भी हो सकता है कि वो हायर प्राइस पे और ज्यादा कमोडिटी परचेस कर सकता है, मोर यूनिट परचेस कर सकता है। ठीक, सच इग्नोरेंस ऑफ द बायर मेक्स लॉ ऑफ डिमांड इन इफेक्टिव का मतलब उसका असर नहीं पड़ता। ठीक है। नाउ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग चेंज इन प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ, वही कि यदि किसी गुड्स, नॉर्मल गुड्स का, देखो टिफिन गुड्स अलग हो गया, नॉर्मल गुड अलग हो गया। नॉर्मल गुड्स में भी ऐसा ही होता है, जब हम देखते हैं कि उसका प्राइस बढ़ जाता है और हमको उम्मीद प्राइस कम हो रहा है और हमको लगता है प्राइस कम होने पर उसकी क्वांटिटी बढ़ जानी चाहिए, राइट। पर हमको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी और कम होगा ये प्राइस, तो हम क्वांटिटी को बढ़ाते नहीं है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग चेंज इन प्राइस, इफ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड इज फॉलिंग, गिर रहा है, बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट वुड फॉल फ्यूचर इन फर्दर इन फ्यूचर, मतलब ये फ्यूचर में और गिरेगा ऐसी उम्मीद है, न्यूज नहीं है, उम्मीद है, हमें हमें बस उम्मीद है। जो बेटा शेयर मार्केट है ना, वो इसी की अकॉर्डिंग चलता है। शेयर मार्केट में भी सेम यही होता है, किसी चीज का प्राइस गिरता है शेयर का, तो जो बायर होता है वो सोचता है रुक जाओ अभी और गिरेगा, बिल्कुल, है ना। इंक्रीज होता है तो वो सेल नहीं करता है, वो सोचता है रुक जाओ अभी और इंक्रीज होगा। या बायर और खरीद लेता है, महंगे भाव पे खरीद लेता है शेयर को, क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि अभी महंगा हुआ है, कल और महंगा होगा, तो मैं कल इसको महंगे वाली प्राइस पर, ज्यादा वाली प्राइस पर बेच दूंगा। तो एक बार आज शेयर मार्केट अच्छे से समझा दो, तो समझ में नहीं आता निफ्टी क्या होता है, ये क्या होता है, सेंसेक्स, और ये बहुत कंफ्यूज हो जाता बिल्कुल, देखो अभी तो आप 12th की उसमें हो, तो अभी कोई भी सीधी सी बात है, इतना आसान नहीं है उसको समझना। मैंने शेयर मार्केटिंग भी करी है, और मैंने एक दिन, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं रिकॉर्डिंग जरा ऑफ कर देता हूँ। शेयर मार्केट के बारे में हम आगे देखेंगे, हमारे इकोनॉमिक्स का जो सेकंड पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सॉरी बिजनेस स्टडी में है वो, एक्चुअल में बिजनेस स्टडी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें ये सेंसेक्स निफ्टी के बारे में वहाँ पर है, तो हम वहाँ डिटेल में देख लेंगे। और इकोनॉमिक्स में भी आता है थोड़ा सा उसका, तो वहाँ पर हम डिटेल में देख लेंगे। ठीक है। फिर कभी किसी दिन मूड होगा तो बिल्कुल मैं आप लोगों को शेयर मार्केट का एक एक्सपीरियंस, और वो क्या चीज़ होती है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बट आज हम टॉपिक पर हैं, ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं। तो फ्यूचर में जब रेट बढ़ जाता है तो बायर, नहीं सॉरी, अभी रेट बढ़ा है, बायर सोचता है फ्यूचर में इसका रेट और बढ़ेगा, इसलिए वो उसको और क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, लॉ ऑफ डिमांड को ब्रेक हो जाता है। ठीक, तो ये वही है, आप इसको रीड कीजिएगा, दम नहीं है। देखिए मैं उसको ही रीड करने की कोशिश करता हूँ जिसमें कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिसका मीनिंग आपको शायद ना मालूम हो, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं उसको रीड करके उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है ना। और जहां पर मैं उसके बारे में सब कुछ लगभग बता चुका हूं, तो मैं उसको रीड नहीं करता हूं, आप खुद भी रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। नेसेसिटीज, ओहो सर, नेसेसिटीज मतलब मेडिसिन, नेसेसिटी मतलब सॉल्ट, नमक। अब जरा सोच के देखो, नमक का भाव कम हो गया, क्या करोगे, बोला आज तो 1 किलो नमक खाऊंगा, ऐसा हो सकता है? यार नमक का रेट बहुत तेज बढ़ गया, आज नमक नहीं डालना, हो सकता है? नहीं। हर हालत में सॉल्ट हम उतना ही डालेंगे हमारे खाने में जितना हमको लगता है, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो।
इसी को हमने क्या कहा है, नेसेसिटीज। मेडिसिन है ना, आज सर दर्द हो रहा है और दवाई महंगी है, तो हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे? नहीं बोले, नहीं सर कल ले लेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सस्ती है तो बोले आज ही एक गोली ले लेता हूँ सर, है ना। कभी सिर दुखा तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना। तो जो नेसेसिटीज की चीजें होती है उसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। सब्जी हम लोग जनरली अभी हमने लॉकडाउन में देखा था बेटा, सब्जी और इनके रेट बढ़ गए थे, क्यों? और हमने तब भी कंजम्पशन करा, क्योंकि वो नेसेसिटीज में आता है, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। याद कर लेना, याद तो मत करना, अच्छे से बेटा इसको समझ लेना और थोड़ा सा एक दो बार लिख के देख लेना। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, देखो जरा मैंने पहले के नोट्स में इसको लगा रखा है ना। कोई बड़ा अचंबा नहीं होगा यदि एमपी बोर्ड इसको पूछ ले, रियल में बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये उनका पसंदीदा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक। तो यहाँ पर हमारा डिमांड चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके एमसीक्यूज मैं आप लोगों को अभी सेंड कर दूंगा। आप लोगों को उन एमसीक्यूज को क्या करना है, एक कॉपी पर अपना नाम लिखना है और उसके डायरेक्ट आंसर लिखते जाना है, ठीक है। और वो मुझे आप पर्सनली सेंड करोगे मेरे पर्सनल नंबर पर, ठीक है। और कब तक सेंड करोगे वो आप मुझे 4 से 5, नहीं मैं एक ही टाइम बता देता हूँ ना, 5 बजे तक एनी हाउ आपको सेंड करना है, ठीक है। 5 बजे तक आप सेंड करो, देखते हैं आप लोग कितना आंसर कर पाते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए टाइम दे रहा हूँ कि अपन ने जितना अभी इसको पढ़ा है, नोट्स आपके पास में अवेलेबल हैं, उसको अच्छे से रीड करो,